नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल केबी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के दो स्रोत हैं। पहला तो है प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, यानी हम टच कर सकते हैं। तो इसके पहला जो स्रोत है ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से मैग्मा निकलता है, जिससे अध्ययन करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कर सकते हैं। दूसरा हमारा है खनन एवं ड्रिलिंग। खनन एवं ड्रिलिंग से जो चट्टानें निकलती हैं उनका अध्ययन करके भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कर सकते हैं। प्रत्यक्ष शोध अधिक विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की सतह के एक निश्चित गहराई के संबंध में ही जानकारी देते हैं, अर्थात ये संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जानकारी नहीं दे पाते हैं। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, केवल हम इनका अनुभव कर सकते हैं। इसमें है भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं गिरते हुए उल्कापिंड। अप्रत्यक्ष स्रोत से हमें संपूर्ण पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है, तथा यह जो अप्रत्यक्ष स्रोत है यह अधिक विश्वसनीय भी है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वह सल्कीय है। जैसे प्याज के छिलके परत के रूप में होते हैं, उसी तरह हमारी पृथ्वी भी परतों के रूप में बटी हुई है। इन परतों की मोटाई का सीमांकन रासायनिक अथवा यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो इसका ऊपरी भाग है, जिसको क्रस्ट या भूपट्टी कहा जाता है, इसकी मोटाई जो है 0 से 30 किलोमीटर है। यह इसकी एवरेज मोटाई है। इसकी मोटाई पर्वतों पर अधिक है तथा वहीं समुद्री महासागरीय क्षेत्रों में इसकी जो मोटाई है कम है। नेक्स्ट है मेंटल। यह बीच वाला भाग है, जिसकी मोटाई 30 किलोमीटर से 29 किलोमीटर के बीच में है। यह भाग भी ठोस है। दोस्तों, इसी भाग में 75 से 200 किलोमीटर के बीच में एक लेयर है, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। इसी एस्थेनोस्फीयर में भूकंपीय तथा ज्वालामुखी जैसी गड़बड़ी होती है। नेक्स्ट हमारा जो है कोर है। मेंटल के आगे 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर के बीच कोर है। यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। आधुनिक मत के अनुसार जो है जो क्रस्ट की जो गहराई है 0 से 30 किलोमीटर है, और जो क्रस्ट का आयतन है पूरे पृथ्वी के आयतन का 0.5% है। वहीं इसका जो द्रव्यमान है पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.2% है, और घनत्व जो है क्रस्ट का जो घनत्व है 2.7 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम मेंटल की बात करें तो इसकी गहराई 30 से 2900 किलोमीटर है, और जो इसका आयतन है पूरे पृथ्वी के आयतन का 83.5% है। वहीं अगर इसके द्रव्यमान की बात करें तो हम इसका द्रव्यमान 67.8% है पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का, और इसका जो घनत्व है 3 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर वहीं कोर की बात किया जाए तो कोर की गहराई 2900 से 6371 किलोमीटर तक है। इसका जो आयतन है पूरे पृथ्वी के आयतन का 16% है, और जो द्रव्यमान है पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का 32% है। घनत्व जो है इसका 10 से 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम ऑल ओवर पृथ्वी की बात करें तो इसका एवरेज जो डेंसिटी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। दोस्तों, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं इसमें गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता जाता है। जैसे हम पृथ्वी के केंद्र पर पहुँचते हैं तो जी का मान जो है 0 हो जाता है, अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर जो है इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है, तथा पृथ्वी की सतह पर इसका मान सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन। तो रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है।
सियाल, सीमा, निफे। जो क्रस्ट है उसमें सियाल यानी सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण इसे सियाल परत के नाम से भी जाना जाता है। यह पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है। इसमें सिलिका एल्युमिनियम के अलावा और भी तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा सबसे अधिक है, इसी कारण इसे सियाल परत कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मेंटल। मेंटल में जो है इसमें इसे सीमा परत भी कहा जाता है। इसमें जो है सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होने के कारण इसे सीमा परत कहा जाता है। यह परत ठोस अवस्था में है तथा यह सियाल और निफे के बीच में अवस्थित है। दोस्तों, जो हमारी क्रस्ट और मेंटल है ये दोनों ठोस अवस्था में हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोर। कोर कोर में जो है निफे यानी निकिल और फेरस की मात्रा अधिक होने के कारण इसे निफे परत कहा जाता है। कोर को दो भागों में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो है लिक्विड अवस्था में है, जबकि जो इनर कोर है ये जमी हुई अवस्था यानी बर्फ जमी हुई अवस्था यानी ठोस अवस्था में है। देखते हैं आगे। अब देखें घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन। घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कई भागों में बांटा गया है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं इसके घनत्व में परिवर्तन होता है। घनत्व में परिवर्तन के कारण ही इसको कई भागों में बांटा गया है। जैसे क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है, अपर क्रस्ट एवं लोअर क्रस्ट। उसी प्रकार मेंटल को दो भागों में बांटा गया, अपर मेंटल एवं लोअर मेंटल, तथा कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, आउटर कोर एवं इनर कोर। दोस्तों, जहाँ से इसके घनत्व में परिवर्तन आता है वहाँ पर एक सीमा है जिसे असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। यहाँ से घनत्व में परिवर्तन होता है। तो देखते हैं अपर क्रस्ट एवं लोअर क्रस्ट के बीच में कोनोराड असंबद्धता यानी कोनोराड डिसकंटिन्यूटी है। और लोअर क्रस्ट एवं अपर मेंटल के बीच में एक असंबद्धता है जिसे मोहो असंबद्धता कहा जाता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। इसी प्रकार अपर मेंटल एवं लोअर मेंटल के बीच में एक असंबद्धता है जिसे रेपती डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। उसी प्रकार आउटर कोर एवं इनर कोर के बीच में एक असंबद्धता है जिसे लेहमान डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। एवं जो एक कोर है ये इतना जो ये पोर्शन हमारा कोर का है, एवं जो हमारा इतना पोर्शन इस कोर का है, इतना जो पोर्शन ये हमारा जो है मेंटल का है, इनके बीच में एक असंबद्धता है जिसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं अवस्था के आधार पर पृथ्वी का वर्गीकरण। अवस्था के आधार पर पृथ्वी को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, तरल एवं द्रव अवस्था। तो जो हमारा क्रस्ट और मेंटल है वो ठोस अवस्था में है, जबकि जो हमारा कोर है यह इसकी जो ऊपरी परत है यानी आउटर कोर है यह लिक्विड अवस्था में है, तथा जो इसकी इनर कोर है यह ठोस यानी जमी हुई अवस्था में है। अर्थात अवस्था के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, तरल एवं ठोस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित अध्ययन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे अध्ययन किया जाए। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें चार चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। नंबर एक, पहले ताप पर आधारित अध्ययन, दूसरा दाब पर आधारित अध्ययन, तीसरा घनत्व पर आधारित अध्ययन तथा भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। दोस्तों, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन से ही हमें पृथ्वी की संपूर्ण संरचना के बारे में एवं उसके आंतरिक भागों के बारे में पता चलता है। तो आइए देखते हैं ताप पर आधारित अध्ययन। जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर में वृद्धि होती जाती है, यानी 32 मीटर में पृथ्वी के नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि का क्या कारण है। पृथ्वी के अंदर जाने पर उसके तापमान में वृद्धि का क्या कारण है। तो पृथ्वी के अंदर जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं जिनका स्वतः विखंडन होता रहता है, जिसके कारण जो है उससे
ऊर्जा निकलती है, यही ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण जो है टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दाब पर आधारित अध्ययन। दाब पर आधारित अध्ययन, तो दाब क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। इसका सूत्र P=F/A है। यानी जैसे जैसे भार में वृद्धि होगी वैसे वैसे दाब में भी वृद्धि हो जाती है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो दाब में वृद्धि होती है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि पृथ्वी की ऊपरी परतों द्वारा लगाए गए भार में वृद्धि होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं पृथ्वी की ऊपरी परतों का जो है भार बढ़ता जाता है, जिसके कारण जो है प्रेशर में वृद्धि होती है। दूसरा कारण है पृथ्वी के जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जो पाए जाने वाले रासायनिक तत्व है उनके भार में वृद्धि होती है, क्योंकि जो क्रस्ट का तत्व जैसे सिलिका, एल्युमिनियम है, इनका जो है परमाणु भार जो कोर के तत्व हैं निकल और फेरस से कम है। दोस्तों, प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में एक रिलेशन है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, अर्थात प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में अनुक्रमणानुपाती संबंध है, या इसे सीधा संबंध भी कहा जाता है। अगर प्रेशर में वृद्धि होगी तो गलनांक में भी वृद्धि होगी। अब जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं वैसे वैसे दाब बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ पर गुटनबर्ग पे पहुंचने पर जो टेम्परेचर है वो प्रेशर से अधिक हो जाता है, जिसके कारण जो है ये हमारा जो आउटर कोर है ये लिक्विड अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही हम लेहमान डिसकंटिन्यूटी पे पहुंचते हैं पुनः जो है प्रेशर जो है टेम्परेचर से अधिक हो जाता है, जिसके कारण यह जमी हुई अवस्था में पहुंच जाता है। नेक्स्ट देखते हैं घनत्व पर आधारित अध्ययन। घनत्व पर आधारित अध्ययन, तो हम जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ता है। घनत्व यानी डी डेंसिटी का प्रेशर से सीधा संबंध। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम अंदर नीचे जाते हैं पृथ्वी के अंदर तो प्रेशर में भी वृद्धि हो जाती है। प्रेशर में वृद्धि होने के कारण घनत्व में भी वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण इसको कई परतों में बांटा गया है। घनत्व के आधार पर इसको क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। उसी प्रकार मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। योम कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, आउटर कोर एवं इनर कोर। जो हमारे ऊपरी क्रस्ट है इसका जो घनत्व है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वहीं जो लोअर क्रस्ट है इसका जो डेंसिटी है 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि अपर मेंटल का जो डेंसिटी है 4.3 एवं लोअर मेंटल का जो डेंसिटी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वहीं जो इनर आउटर कोर का जो डेंसिटी है 12.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एवं इनर कोर की डेंसिटी है 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखते हैं भूकंप शास्त्र पर अध्ययन। दोस्तों, भूकंप शास्त्र के अध्ययन से ही हमें पृथ्वी की सारी आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर लिक्विड कैसे है, कौन सा निखे है, कौन सा तत्व पाया जाता है, यहाँ पर कैसे ठोस हो गया है, कैसे लिक्विड है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें भूकंप शास्त्र के अध्ययन से ही पता चलती है। तो भूकंप शास्त्र का अध्ययन से पहले हम भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करेंगे। तो जो ये भूकंपीय तरंगें हैं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव या यल वेव। पी वेव्स को प्राइमरी वेव कहते हैं क्योंकि ये भूकंप आने पर पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचते हैं। जो पी तरंगों का जो कंपन है ये तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होता है, जिसके कारण जो है पी तरंगों का वेग बहुत अधिक होता है, परंतु इनकी जो तीव्रता होती है बहुत कम होती है, जिससे पृथ्वी पर ये ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाती हैं। वहीं यस वेव जो है इसे सेकेंडरी वेव कहा जाता है। यह अनुप्रस्थ तरंगे ही होती हैं जो प्रकाश की भांति गति करती हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे जो है यस वेव यानी सेकेंडरी जो वेव है, इनके जो तरंग गत है, तरंग संचरण की गति के लंबवत दिशा में ये गति करते हैं, जिसके कारण ये अधिक दूरी करते हैं, जिसके कारण इनका जो है वेग जो है पी तरंगों की अपेक्षा कम होता है, परंतु इनकी जो तीव्रता है पी तरंगों से
अधिक अधिक होती है, जिसके कारण ये पी तरंगों से अधिक क्षति पृथ्वी पर पहुंचाती हैं। तीसरा है एल तरंग या लब वेव, इसी को सतही तरंगे कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर ही चलती हैं। ये तरंगे अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य कोई भी हो सकती हैं। जब अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगे पृथ्वी की सतह पर चलती हैं तो इसी को ही सतही तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे बहुत ही विनाशक होती हैं, इसी के कारण इन्हें विनाशी तरंगे कहा जाता है, क्योंकि ये तरंगे जब पृथ्वी पर आती हैं तो एक प्रकार का विनाश कर डालती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से पी और एस तरंगों को पृथ्वी के अंदर भेजा जाता है। जब पी तरंगों को पृथ्वी के अंदर भेजा जाता है तो जैसे ही ये तरंगे मोह असमानता यानी मोह डिसकंटिन्यूटी को पार करती हैं तो अचानक इनके वेग में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात इनका वेग बढ़ जाता है, जिससे पता चलता है कि जो मेंटल का घनत्व है ये क्रस्ट के घनत्व से अधिक है। अब जैसे ही यह तरंग गुटेनबर्ग असमता यानी गुटन डिसकंटिन्यूटी को पार करती है, पुनः इसकी चाल में अचानक तेज़ी से वृद्धि हो जाती है, जिससे यह पता चलता है कि जो कोर का घनत्व है मेंटल के घनत्व से अधिक है, अर्थात कोर अपेक्षाकृत भारी तत्वों से बना है, क्योंकि जो है भूकंपीय तरंगों के वेग का जो है घनत्व से भूकंपीय तरंगों का वेग का घनत्व से सीधा संबंध होता है, अर्थात घनत्व जितना अधिक होगा जिस तत्व का उसका वेग उतना ही अधिक होगा। अब देखते हैं जब यस तरंगों को पृथ्वी के अंदर भेजा जाता है तो जैसे ही ये मोह असमानता को पार करती हैं तो इनका वेग बढ़ जाता है, लेकिन जब यह गुटेनबर्ग असमता को पार करती हैं तो एकाएक ये रुक जाती हैं और आगे नहीं बढ़ती हैं, जिससे यह पता चलता है कि जो कोर है अर्धगलित अवस्था में है। दोस्तों यह तरंगे केवल ठोसों में ही चलती हैं, यही इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता। इसी विशेषता को वैज्ञानिकों ने भूगर्भीय संरचना को समझने में प्रयोग किया है। अब देखते हैं आगे। दोस्तों ये भूकंप का जो है भूकंप मूल है। भूकंप मूल ऐसा बिंदु है जहाँ से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, उसे ही भूकंप मूल कहा जाता है। तथा भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के भूकंप मूल के लंबवत बिंदु पर वह बिंदु जहाँ पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहा जाता है। भूकंप लेखी यंत्र से ही दूरस्थ स्थान से आने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित किया जाता है। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहाँ पर कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती, ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों यहाँ ये अधिकेंद्र या ईपी सेंटर से जो है यहाँ से ये पी और एस तरंगे चलती हैं। पी और एस तरंगे जो है ये बॉडी यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में चलते हैं, जिसके कारण इनको बॉडी वेव्स भी कहा जाता है। जब एस तरंगे पृथ्वी के आंतरिक में प्रवेश करती हैं तो ये यहाँ पे जाने पर कोर के बाद जाने पर यहाँ से ये गायब हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ ये जो है 150 से यहाँ तक के लेके पूरा क्षेत्र यस तरंग विहीन क्षेत्र है, यह तरंग छाया विहीन क्षेत्र है। लेकिन वहीं जब पी तरंगे इसमें आती हैं तो ये कोर को पार कर जाते हैं, अर्थात यहाँ ये 140 से 140 के बीच में पी तरंगे इसको पार करके पहुँच जाते हैं। लेकिन वहीं 105 से 140 के बीच में जो है कोई भी तरंग दोनों तरफ नहीं पहुँच पाते, इसे भूकंप छाया क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसे लगा आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों।